कल जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, शायद आप लोगों को याद होगा वो टॉपिक हम लोगों ने लेटर मॉडर्न एज की इकोनॉमी तक हम लोग पहुंचे थे। लास्ट टॉपिक हम लोग कुछ पोर्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने कुछ पोर्ट्स को डिस्कस किया था लास्ट। और इकोनॉमी का जो लास्ट पार्ट हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वो होगा हमारा अर्बनाइजेशन। तो यहाँ पर हमने हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, हमारी जो विशेषताएं थी, देखो, अगर कोई सोसाइटी एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी होती है या उसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या कर रही होती है, इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेटर मॉडर्न एज में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, जो मैक्सिमम जनसंख्या है, वो क्या कर रही है, ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है हमारे पास। अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन, तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि हमेशा भारत में मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर ही कर रही होती है। लेकिन एग्रीकल्चर के साथ साथ जो और भी एक्टिविटीज हैं, जैसे इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, जब उनका विकास बहुत ज्यादा होता है तो अर्बनाइजेशन होने लगता है। ट्रेड एंड कॉमर्स और इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है इस पीरियड में, लेटर मॉडर्न एज में। इसलिए हम इसमें एक टॉपिक ऐड करेंगे, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। यहाँ पर शहरीकरण हुआ है, कई सारे शहरी सेंटर डेवलप हुए, कई सारे शहर डेवलप हुए, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। कई सारे राज्य हैं, उनकी कैपिटल शहर के रूप में डेवलप हुई। कुछ टूरिस्ट पैलेस थे, कुछ रिलीजियस पैलेस थे, जो सब अर्बन सेंटर के रूप में डेवलप हुए। तो इस पार्ट में हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा अर्बनाइजेशन, याद होगा आपको, हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट अर्बनाइजेशन हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में किया था, सेकेंड अर्बनाइजेशन हमने किया था बुद्धा एज में, या प्री मॉडर्न एज में हमने सेकेंड अर्बनाइजेशन किया था। और अर्बनाइजेशन आगे बढ़ा है मॉडर्न एज में, मॉडर्न एज में भी अर्बनाइजेशन को सपोर्ट मिला है, और इस एज में आकर भी हमारा अर्बनाइजेशन हुआ है। यहाँ पर ध्यान रखना है हमें, अगर हम जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि प्री मॉडर्न एज एंड लेटर मॉडर्न एज में कहां पर अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा है, तो हमें ध्यान रखना है जो लेटर मॉडर्न एज है उसमें अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसके लिए पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। जैसे ही एग्रीकल्चर के अलावा और भी वर्क्स हैं, उनका इंपोर्टेंस बढ़ जाएगा, तो हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ जाएगा। इसके साथ ही, अर्बनाइजेशन के साथ ही, हमारी इकोनॉमी वाला जो हमारा पोर्शन होता है वो फिनिश होता है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन किया था कल, हमने इकोनॉमी करी थी। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ लेटर मॉडर्न एज, मौर्योत्तर काल का समाज। देखो, जब भी हम मौर्योत्तर काल के समाज की बात करेंगे तो वहां पर दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें याद रखनी है। दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है मौर्योत्तर काल के समाज की। अगर आप खुद भी समझने का प्रयास अगर आप करो, तो दो तीन चीजें आपको यहाँ पर ऐड होती हुई दिखेंगी। जैसे पहली चीज क्या है, बाहर से लार्ज अमाउंट में लोग भारत में आ रहे हैं, बड़ी संख्या में फॉरेनर्स का भारत में आगमन हो रहा है। अब वो जो फॉरेनर्स भारत में आ रहे हैं, उनको इंडियन सोसाइटी में प्लेस दी जाएगी। जो बड़ी संख्या में जो फॉरेनर्स बाहर आ रहे हैं, उनको इंडियन सोसाइटी में प्लेस दी जाएगी। तो हम पहली कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, एसिमिलेशन ऑफ फॉरेनर्स इन इंडियन सोसाइटी, विदेशियों का भारतीय समाज में समामेलन। एसिमिलेशन ऑफ फॉरेनर्स इन इंडियन सोसाइटी, विदेशियों का भारतीय समाज में समामेलन। समामेलन मतलब जो विदेशी बड़ी संख्या में भारत के अंदर आ रहे हैं, उन विदेशियों को समाज में कहाँ प्लेस देंगे हम उन्हें, तो यहां पर हमने उन्हें दो जगह पर प्लेस दी है। एक तो हमने उन्हें सेकेंड क्लास का क्षत्रिय बनाया, क्षत्रिय ऑफ सेकेंड क्लास, और दूसरा हमने उन्हें शूद्र क्लास में प्लेस दी। तो बड़ी संख्या में जो फॉरेनर्स भारत में आ रहे हैं, उनको सोसाइटी में कहीं पर आपको प्लेस देनी होगी, कहीं पर भी प्लेस देनी होगी। कहां पर प्लेस दे रहे हैं हम यहाँ पर, तो कुछ मैक्सिमम को हमने शूद्र क्लास में प्लेस दी है, एंड कुछ को हमने सेकेंड क्लास का क्षत्रिय बनाया है, क्षत्रिय ऑफ सेकेंड क्लास।
दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी हमारी एसिमिलेशन ऑफ ट्राइबल्स इन इंडियन सोसाइटी। ट्राइबल जो लोग होते हैं, जो जनजातीय लोग होते हैं, उनका भारतीय समाज में समामेलन, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमें ध्यान रखना है। एसिमिलेशन ऑफ ट्राइबल्स इन इंडियन सोसाइटी, जनजातीय लोगों का भारतीय समाज में समामेलन। अब हम इनको जो प्लेस हमने दी है वो भी हमने इसी तरह की प्लेस दी है। इनमें से हमने मैक्सिमम को, या आप कह सकते हो कि हमने मैक्सिमम को शूद्र क्लास में प्लेस दी है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें इन्हीं दोनों के बीच में हमें समझना है। हमने जब फॉरेनर्स को इंडियन सोसाइटी में प्लेस दी है तो हमने कुछ को क्षत्रिय बनाया है और हमने बाकी को शूद्र क्लास में प्लेस दी है। और हमने ट्राइबल्स को जब यहाँ पर हमने समामेलन किया है, सिमुलेशन किया है, तो हमने उन्हें शूद्र क्लास में प्लेस दी है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों हमने उस जगह पर इन्हें प्लेस दी है? तो इसके पीछे लॉजिक, एक जो बहुत बड़ा लॉजिक है, जो शूद्र क्लास के लोग हैं वो मल्टी डायमेंशनल वर्क करते हैं, वो कई तरह के वर्क करते हैं। जैसे हमने मौर्यन एज में पढ़ा था कि मौर्यन एज में हमने देखा था कि कौटिल्य ने उन्हें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड एंड कॉमर्स के भी राइट दिए थे। तो इनसे क्या होगा, समाज में, इकोनॉमी में क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। अगर हम इनको इस क्लास में प्लेस देंगे तो इनसे समाज में, इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन हमारा बढ़ जाएगा। तो ये दो तरह का काम करेंगे, एक तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन बढ़ाने का काम करेंगे, दूसरा सर्विस, इनका काम क्या होता था, सेवा देने का भी काम करते थे। तो इससे क्या होगा, समाज या इकोनॉमी को एक बेनिफिट मिल रहा है ना। ये देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये टॉपिक डिस्प्यूटेड टॉपिक सा हो जाता है। तो हम सिर्फ यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर डिस्प्यूट में नहीं उलझेंगे कि किसको कहाँ पर क्या जगह दी गई है। जो हिस्ट्री है हम उस हिस्ट्री को सिर्फ पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। जो भी लोग भारतीय समाज में ऐड हो रहे हैं उनमें से मैक्सिमम को हमने शूद्र क्लास में प्लेस दी है। क्यों प्लेस दी है? बिकॉज वो क्लास दो तरह के वर्क करते हैं, वो क्लास क्लास के लोग दो तरह के वर्क करते हैं, एक तो प्रोडक्शन का वर्क और दूसरा सर्विस देने का वर्क, सेवा देने का काम करते हैं। अब कुछ ऐसे फॉरेनर्स हैं जो योद्धा के रूप में आए हैं, जो लड़ाई करने वालों के रूप में आए हैं। उन्हें आप देखो, कोई किसी को बरसों से कोई तलवार चला रहा है, उसे आप कहोगे अब जाके खेती कर, तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए कुछ फॉरेनर्स ऐसे हैं जिन्हें हमने सेकेंड क्लास का क्षत्रिय बना दिया, मतलब वो क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय और सेकेंड क्लास के क्षत्रिय में क्या डिफरेंस होता है? एक तो क्षत्रिय और दूसरा सेकेंड क्लास के क्षत्रिय। एक्चुअली क्या है कि जो सेकेंड क्लास के क्षत्रिय हैं उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि उन्हें कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करना पड़ेगा और उन रिचुअल्स को परफॉर्म करके वो मेन लीड में आ जाएंगे, मेन रोल में आ जाएंगे, वो एक्चुअल क्षत्रिय में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट समझना है। जो भी नए लोग समाज में ऐड हो रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल के रूप में मान लो आपके घर के आसपास कोई नया इंसान घर खरीदने के लिए आता है, तो हम, आप तो सिस्टम बिल्कुल अलग है। पहले मान लो एक ऐसा सिस्टम हो जो उसका केयर टेकर हो, केयर टेकर हो तो वो उसके एक प्लेस फिक्स करेगा कि इनको यहाँ घर बनाना चाहिए, है ना। अब तो बिल्कुल, आपको जमीन कोई खरीदता है तो वो आ जाता है घर बनाने के लिए। उस समय का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट था। समाज में जो नए लोग आ रहे थे उनको सोसाइटी में एक प्लेस दी जाएगी, जगह दी जाएगी। जगह कहाँ दी गई? कुछ लोग जो फाइटर के रूप में आए थे, योद्धाओं के रूप में आए थे, उन्हें सेकेंड क्लास का क्षत्रिय बनाया गया, क्षत्रिय ऑफ सेकेंड क्लास। एंड उनके साथ कुछ रिचुअल्स को ऐड कर दिया गया। अगर वो कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, if they perform some rituals, then they converted into mainstream। अगर वो कुछ अनुष्ठानों को संपन्न करते हैं तो वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। बाकी जितने भी लोग थे उन्हें हमने शूद्र क्लास में ऐड किया। क्यों? क्योंकि इसलिए कि यहाँ पर ये क्लास दो तरह का काम कर रहा है, एक तो इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, प्रोडक्शन क्लास है, और दूसरा सर्विस, सर्विस सेवा देने का भी काम करते हैं। तो इस तरह से हमने
कुछ नए लोगों को भारतीय समाज में ऐड किया। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है इस समय की जो हमें समझना है। इस समय समाज में एक अव्यवस्था सी क्रिएट हो गई, सोसाइटी में एक अव्यवस्था सी क्रिएट हो गई और कुछ लोग आपस में फाइट करने लग गए, लड़ने लग गए, उलझने लग गए आपस में। या आप कह सकते हो कि समाज में जो कुछ चेंजेज आ रहे हैं, समाज में जो कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, उन परिवर्तन को हैंडल करने के लिए, उन चेंजेस को हैंडल करने के लिए समाज को रेगुलेट किया गया। और समाज को रेगुलेट करने के लिए एक बुक या एक कह सकते हो लॉ पब्लिश हुई, एक कानून बनाया गया जिस लॉ को हम कहते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति मनुस्मृति बेसिकली क्या है? मनुस्मृति इज अ लॉ। मनुस्मृति एक कानून है टू रेगुलेट सोसाइटी, समाज को नियंत्रित करने के लिए। उस समय की समाज में जो नए चेंजेज आ रहे थे, जो नए परिवर्तन आ रहे थे, उन परिवर्तनों को प्रॉपर तरीके से, उन चेंजेस को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने के लिए उस समय जो रेगुलेट करने वाली बॉडी होती थी, जो भी उस समय रेगुलेट करने वाली बॉडी होती थी, नियंत्रित करने वाला समूह होता था, उस समूह ने कुछ कानून बनाए। उस कानून को या उन लॉज को हम कहते हैं मनुस्मृति। ध्यान रखना है, मनुस्मृति बुक जो है वो इसी पीरियड में लिखी गई है, लेटर मॉडर्न एज में। और मनुस्मृति क्या है? एक खास तरह की कानून की पुस्तक है, आप कह सकते हो लॉ की बुक्स है टू रेगुलेट सोसाइटी, समाज को नियंत्रित करने के लिए, समाज को रेगुलेट करने के लिए। ये इसकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लेटर मॉडर्न एज की। एसिमिलेशन ऑफ फॉरेनर्स इन इंडियन सोसाइटी, एसिमिलेशन ऑफ ट्राइबल्स इन इंडियन सोसाइटी एंड मनुस्मृति। यहां पर एक और फोर्थ कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कलयुग। कॉन्सेप्ट ऑफ कलयुग, कलयुग की अवधारणा। कलयुग कई बार आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, कलयुग। हम इस युग को आपने कई बार सुना होगा, हमने आप पढ़ा भी है रिलीजियस बुक्स में कि हम जब अपने जीवन काल को, लाइफ साइंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा जो, इसमें मैसेजेस कहाँ पर आते हैं? एक मिनट रुको, चेक करने दो, आपके मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ओके, मैं चेक कर लूंगा, आपने कुछ लिखा है शायद। इसे आज की लॉ से कंपेयर नहीं करना है हमें, आज की जो लॉ की बुक्स है हमें उसे कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ हम इसे ये समझना है कि सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए कुछ बातें लिखी गई हैं इसमें, समाज को नियंत्रित करने के लिए कुछ बातें इसमें लिखी गई है कि इस तरह से समाज को नियंत्रित किया जाएगा। इस बुक का नाम है मनुस्मृति। बस सिर्फ हमें इतना समझना है, आज के लॉ से हमें उसे कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है, या दुनिया की किसी लॉ से हम उसे कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ समाज को नियंत्रित करने के लिए लिखी गई है कुछ बातें उसमें। जिसमें आपने देखा होगा कि कई वर्ग ऐसे होते हैं जिन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जैसे शूद्र क्लास में। इस वजह से मनुस्मृति बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड है कि समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, जैसे कि शूद्र क्लास के लोग हैं उन पे कुछ नियंत्रण लगाए गए हैं, वुमेन जो है, महिलाएं जो हैं, उन पर भी कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। तो हमारे लिए वो डिस्कशन का इशू नहीं है। वो जो हिस्ट्री बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं वो इन सब चीजों को पढ़ लेते हैं, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं। तीसरी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हमने पहला है फॉरेनर्स को असिमिलेट किया सोसाइटी में, दूसरा हमने ट्राइबल पीपल को किया, तीसरा हमने मनुस्मृति लिखा। और जो हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कलयुग, कलयुग की अवधारणा। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कलयुग डिफरेंट। अगर आपने सुना होगा कलयुग तो आपने सुना होगा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। मतलब हमने इस अर्थ पे जीवन काल को, लाइफ को, हमने अर्थ की लाइफ को हमने 4 युगों में डिवाइड कर दिया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वो कलयुग बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर की कहाँ का जो कलयुग का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये ध्यान रखना है हमें, कॉन्सेप्ट ऑफ कलयुग क्या है इन लेटर मॉडर्न एज में सोसाइटी के। देखो, एक चीज हमें यहाँ पर समझना है कि दो वर्ग ऐसा है समाज में जो सोसाइटी को रेगुलेट कर रहा है, जैसे ब्राह्मण एंड क्षत्रिय। ब्राह्मण एंड क्षत्रिय ऐसे हैं जो सोसाइटी को रेगुलेट कर रहे हैं। और
द एज ऑफ डार्कनेस हम इसे नहीं कह सकते हैं। डार्कनेस मैं अभी आपको बताऊंगा कि डार्कनेस क्या है। इसे हम द एज ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं, मैं अभी आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। पहले हम कलयुग का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कलयुग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सोसाइटी को रेगुलेट करने वाले जो वर्ग हैं वो ब्राह्मण एंड क्षत्रिय हैं, और कुछ क्लास ऐसे हैं जैसे कि शूद्र क्लास, उनको ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है, मतलब उनका बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था। तो जो वैश्य और शूद्र क्लास के जो लोग हैं उन्होंने रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट अपर क्लासेस। रिवोल्ट ऑफ लोअर क्लासेस लाइक वैश्यास एंड शूद्रास। वैश्यास थोड़े से कम उन्होंने किया बिकॉज वो ट्रेड एंड कॉमर्स में पार्टिसिपेट ज्यादा करते थे। खासकर आप कह सकते हो शूद्र क्लास के जो लोग थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट अपर क्लासेस। इस टर्म के इसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कलयुग। कलयुग का कॉन्सेप्ट कि समाज के कुछ लोगों ने समाज के कुछ दूसरे लोगों के अगेंस्ट एक रिवोल्ट किया, जिससे समाज में एक आप कह सकते हो अव्यवस्था क्रिएट हो गई थी। कुछ लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उन्हें दबाने का प्रयास कर रहे हैं, एक समाज में अव्यवस्था क्रिएट हुई है। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कलयुग। कलयुग का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये कहता है रिवोल्टेड, रिवोल्ट से रिलेटेड है, रिवोल्ट ऑफ लोअर क्लासेस अगेंस्ट अपर क्लासेस। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा कलयुग का कॉन्सेप्ट। और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क एज, अंधकार का युग। अंधकार का युग, खैर ये कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है। हमने लेटर मॉडर्न एज को हमने डार्क एज भी कहा। अब डार्क एज हमने क्यों कहा? तो हमने डार्क एज इसलिए कहा कि एक पर्टिकुलर टाइम में इस पीरियड की स्टडी करने के लिए हमारे पास रिसोर्स कम थे, लैक ऑफ रिसोर्सेस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। जब हिस्ट्री का रिवाइवल हो रहा था हमारे पास, जब हिस्ट्री हमने पढ़ना स्टार्ट किया, जब हिस्ट्री हमने लिखना स्टार्ट किया, तो मौर्यन एज और गुप्ता एज के बीच में यह पीरियड ऐसा पीरियड था जिसकी स्टडी के लिए हमारे पास रिसोर्स उस पीरियड में बहुत कम थे। तो चूंकि रिसोर्स बहुत कम थे, इस वजह से हमने टर्म यूज किया कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क एज। इस पीरियड की स्टडी के लिए हमारे पास संसाधनों का अभाव था, अध्ययन का अभाव, अध्ययन के लिए हमारे पास उपलब्ध सामग्री का अभाव था। इस वजह से हमने इस एज को कहा डार्क एज। तो ये है कॉन्सेप्ट आपका डार्क एज का कॉन्सेप्ट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है, क्योंकि आज इस पीरियड की स्टडी करने के लिए हमारे पास कई सारी इंफॉर्मेशन है, कई सारे हमारे पास रिसोर्स हैं, संसाधन है। इसलिए जो डार्क एज का कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत इसे समझना है। इस पीरियड की स्टडी के लिए रिसोर्स का अभाव, लैक ऑफ रिसोर्स फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड, इस वजह से हमने इसे इसको कहा था डार्क एज। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। तो ये इस पीरियड की कुछ सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, समाज की कुछ विशेषताएं थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हमें थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया। अब सोसाइटी को हम फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, जो हमने हमने हमेशा से पढ़ा है। समाज को हमने 4 वर्गों में विभाजित किया है। पहला ब्राह्मण, ध्यान है आपको पता ही है ब्राह्मण है। दूसरा क्षत्रिय, तीसरे वैश्य और फोर्थ वन जो है हमारे शूद्र क्लास। सबके अपने अलग अलग वर्क हैं, ब्राह्मण के अपने अलग वर्क हैं, क्षत्रिय के अपने अलग वर्क हैं, वैश्य के अपने अलग वर्क हैं, शूद्र क्लास के जो लोग हैं अपने अलग उनके वर्क हैं। एक चीज हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो शूद्र क्लास के लोग हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि उन्हें आपने इकोनॉमिक राइट्स दिए हैं। जो शूद्र क्लास के लोग हैं उन्हें हमने इकोनॉमिक राइट्स दिए हैं सोसाइटी में। मतलब मैं यहाँ पर हमने वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब कह रहा हूँ मैं यहाँ पर समझने की बात है कि सोसाइटी को जो रेगुलेट करने वाले लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सोसाइटी को रेगुलेट करने वाले लोग हैं उन्होंने शूद्र क्लास के लोगों को कुछ राइट्स दिए हैं, कुछ अधिकार दिए हैं, इकोनॉमिक राइट। इसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार आया है, और इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार होने की वजह से उनके सोशल स्टेटस में भी थोड़ा सा चेंज आया है। तो शूद्र क्लास के लोगों के सोशल स्टेटस में चेंज आया है, एंड वेस्ट क्लास के लोगों के सोशल स्टेटस में थोड़ा सा चेंज आया है, क्योंकि हमने उनके कुछ राइट तीसरे उसको दे दिए। मतलब पहले क्या था
कि जो वैश्य क्लास के लोग थे उनको हम, उनके पास ही राइट थे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड एक्सेट्रा राइट, वो राइट लेके हमने थोड़ा सा शुद्ध क्लास के लोगों को भी दे दिया है। तो इससे क्या हो गया है कि वैश्य क्लास के लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, एंड शुद्ध क्लास के जो लोग थे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में थोड़ा सा रिफॉर्म हुआ है, सुधार हुआ है। ये हमारी थी सोसाइटी, समाज, लेटर मौर्यन एज की सोसाइटी, मौर्योत्तर काल का समाज। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है रिलीजन, धर्म। तो हमें यहां पर ध्यान रखना है कि धर्म के बारे में अगर हम बात करते हैं तो धर्म की बात जब हम करेंगे तो पहली चीज जो यहां पर होगी, पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इस पीरियड के धर्म की, वो है रिवाइवल ऑफ वैदिक रिलीजन, वैदिक धर्म का पुनर्उदय, रिवाइवल ऑफ वैदिक रिलीजन, वैदिक धर्म का पुनर्उदय। एक्चुअली बहुत समय से हमने देखा है कि जो वैदिक एज है उसका डिक्लाइन हो चुका है, और डिक्लाइन होने के कुछ रीजंस थे जो हमने लेटर वैदिक एज में डिस्कस किए थे। वैदिक एज का डिक्लाइन हुआ और उसके सामने में बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज हुआ बहुत ज्यादा। लेकिन इस पीरियड तक आते आते जो वैदिक रिलीजन वाले थे उन्होंने अपने रिलीजन में जो कुछ कमियां थी, जो कुछ लिमिटेशंस थी, उनको उन्होंने रिमूव किया, उनको उन्होंने सुधारा। अब सुधारने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर रिवाइवल हो रहा है, वैदिक रिलीजन का रिवाइवल हो रहा है। यहाँ पर जब वैदिक रिलीजन का रिवाइवल होगा तो आप देखोगे कि वैदिक रिलीजन जो होगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, वैष्णविज्म एंड शैविज्म। जो सर ये वैदिक सुंगा रिलीजन, के टाइम से रिवाइव होता है ना, हाँ पुष्यमित्र जी सुंग। सुंगा, हाँ तो वही पीरियड को हम डिस्कस कर रहे हैं ना यहाँ पे। हमारा जो जी ये काल है, जो हमारा पीरियड है वो सुंग काल पीरियड ही है, लेटर मौर्यन एज, जिसमें सुंग, कण्व, सातवाहन, इंडो ग्रीक ये सब है। जी सर। तो ये है हमारा रिवाइवल ऑफ वैदिक एज, वैदिक रिलीजन। तो हमने वैदिक रिलीजन को दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है, सैविज्म एंड वैष्णविज्म। शैविज्म और वैष्णविज्म, यहाँ पर वैष्णविज्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि वैष्णविज्म में एक नए गॉड यहाँ पर ऐड हो रहे हैं जिनको हमने नाम दिया है वसुदेव। एक नए गॉड यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, वसुदेव, और बहुत सारे लोग आपने देखा कि वसुदेव के फॉलोअर भी बन रहे हैं, उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट भी किया है। सर तो ये यहाँ पर वासुदेव जगन्नाथ जी को ही बोलते हैं ना। वासुदेव जो है वो आगे कृष्ण में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो विष्णु के एक अवतार हो जाएंगे, ठीक है। है ना। तो ये वासुदेव यहाँ पर एक नए आप कह सकते हो धर्म के रूप में वैष्णविज्म के अंदर, वो बाद में वो वैष्णव धर्म में शामिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वसुदेव एक गॉड है और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके फॉलोअर बन रहे हैं। ठीक है। ये बहुत पॉपुलर हो रहा है यहाँ पर ये सेक्ट। तो शैविज्म को भी मानने वाले लोग हैं और वैष्णविज्म में यहाँ पर वसुदेव को भी मानने वाले लोग हैं। आपने देखा यहाँ पर जो बाहर से जो फॉरेनर्स आ रहे हैं, वो फॉरेनर्स में से बहुत सारे फॉरेनर्स ऐसे हैं जिन्होंने शैविज्म को भी एक्सेप्ट किया है और वैष्णविज्म को भी एक्सेप्ट किया है। आपने देखा कि कई सारे जो रूलर्स हैं उन्होंने शैविज्म को एक्सेप्ट किया। हम लोगों ने, याद होगा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक हमारा कुषाण डायनेस्टी में कडफिसस था, कडफिसस के क्वाइन पे शिव का ट्राइडेंट, नंदी, है ना, इन सब की पिक्चर बनी हुई है। तो इसका मतलब है कि वो शैव धर्म का फॉलोअर था। तो ध्यान रखना है यहाँ पर रिवाइवल हो रहा है, रिवाइवल ऑफ वैदिक रिलीजन, और वैदिक रिलीजन was divided into two parts, शैविज्म एंड वैष्णविज्म। वैष्णविज्म में यहाँ पर अभी हमें सिर्फ वासुदेव को पढ़ना है, वासुदेव एक इंपोर्टेंट गॉड के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना है वैदिक रिलीजन से रिलेटेड, कि आपको याद होगा वैदिक रिलीजन में हमने पढ़ा था कि सेक्रीफाइस बहुत इंपॉर्टेंट था, सेक्रीफाइस, पशु बलि जिसे हम कहते थे। अभी आपको याद होगा कि पशु बलि में सबसे ज्यादा जिस पशु को हम सेक्रीफाइस करते थे वो था हमारा बैल, ऑक्सन। और देखो आप कोइंसिडेंस देखो कि अभी आने वाले समय में इस पीरियड में लेटर मॉडर्न एज में हमें पहली बार ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमने
बैल को शिव से रिलेट कर दिया। शिव की जो सवारी है वो बैल है, जिसे हमने नंदी का नाम दिया है। तो ये जो शिव है, वो शिव जो है गॉड हैं, वो उनके साथ बैल को रिलेट करना यह शो करता है कि वैदिक रिलीजन वालों ने अपने आप में चेंज लाया है, कि जिस जिस एनिमल को हम सेक्रीफाइस करते थे, उस एनिमल को हमने गॉड के साथ रिलेट कर दिया, भगवान के साथ रिलेट कर दिया। इसका मतलब है कि अब हम उसका सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, अब हम उसको बलि नहीं देंगे। तो एक तरफ ये वैदिक रिलीजन के रिवाइवल को शो करता है, और दूसरी तरफ ये एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस जो बढ़ रहा है उसको भी ये शो करता है कि एग्रीकल्चर का जो इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है उसमें हमें बैलों की नीड है। या आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पहले भी कल की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बैलों की नीड है इन एग्रीकल्चर एंड इन ट्रांसपोर्टेशन, कृषि में और परिवहन में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज को हम डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम भगवान से रिलेट कर देते हैं, गॉड से रिलेट कर देते हैं, गॉड से जोड़ देते हैं। तो पशु बलि, जो एनिमल सेक्रीफाइस है, जिसमें हम बैलों की बलि देते थे, जब उस बलि को हमें कंट्रोल करना था, कंट्रोल करेंगे तभी हमारा रिवाइवल हो पाएगा, तो कंट्रोल करना था और कुछ लोग मान नहीं रहे हैं, तो क्या किया गया, उन्हें भगवान से रिलेट कर दिया गया, तो उन्हें शिव से रिलेट कर दिया गया। नंदी वॉज रिलेटेड टू शिव। तो जैसे ही हमने नंदी को शिव से रिलेट कर दिया तो क्या हुआ, उसका जो इंपोर्टेंस था बैलों का वो बढ़ गया और भी ज्यादा, और फिर लोगों ने 100% तो नहीं, लेकिन फिर कुछ लोगों ने सेक्रीफाइस को जरूर कम कर दिया था, और इस वजह से ये रिलीजन पॉपुलर हुआ होगा, या इस रिलीजन के दोबारा पॉपुलर होने में इन चीजों ने भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा। तो बस हमें ध्यान रखना है कि वैदिक रिलीजन का रिवाइवल हो रहा है, पुनर्उदय हो रहा है, और वैदिक रिवाइवल में हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सैविज्म जो पॉपुलर हो रहा है यहाँ पर, वैष्णविज्म जो भी यहाँ पर पॉपुलर हो रहा है। वैष्णविज्म में हमने वासुदेव को रिलेट किया है। वासुदेव एक ऐसे गॉड हैं जो बहुत ही, आप कह सकते हो, पोलाइट नेचर के हैं, सौम्य स्वभाव के। तो पोलाइट नेचर का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भगवान को ऐसा बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि भगवान हमारे लिए दयावान है। तो जो वासुदेव के पॉपुलर होने के पीछे ये रीजन है कि वो सॉफ्ट नेचर वाले हैं। देखो, मैं ये सारी बातें जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये रिलीजन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हिस्ट्री को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे पूछने के लिए आते हैं कि ये भगवान से रिलेटेड टर्म्स डिस्कस करना बहुत मुश्किल होता है। बस हमें ये समझना है कि हम सिर्फ हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, इसे हम गॉड से या कोई भी दूसरी चीज से हम इसे रिलेट नहीं करेंगे। रिलेट करेंगे तो हमारे लिए आफत हो जाएगी बहुत बड़ी, क्योंकि भगवान को दिमाग से मानना और भगवान को दिल से मानना दोनों दो अलग अलग चीजें होती हैं। अगर हम भगवान को दिमाग से मानेंगे तो हम नहीं मान पाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए भगवान को दिल से माना जाता है। तो बस हमें यहाँ पर हिस्ट्री को समझना है, हिस्ट्री हम समझ रहे हैं, और हिस्ट्री में हम ये समझेंगे यहाँ पर कि वसुदेव जो गॉड है उनका इमरजेंस यही पीरियड, इसी पीरियड में हुआ है, या वो पहले से भी होंगे लेकिन इस पीरियड में आकर वो पॉपुलर हो गए हैं बहुत ज्यादा। शिव पहले से भी थे, लेकिन यहां पर सैविज्म का रिवाइवल हो रहा है, पुनर्उदय हो रहा है, और हमने यहाँ पर शिव के साथ नंदी को रिलेट किया है। इससे पहले हमें शिव के बारे में इंफॉर्मेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलती थी, जहां पर शिव के साथ बैल नहीं होता था। इस पीरियड में जब हमने शिव को देखा है, गॉड जो हमारे हैं, उनके साथ हमने बैल को, ऑक्सन को रिलेट किया है, जोड़ा है। ये जोड़ा क्यों है, ये मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समाज जिस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था जिस डायरेक्शन में जा रही है, हम उनको अपने साथ लेते हुए चलते हैं। तो ये था हमारा रिवाइवल ऑफ वैदिक रिलीजन। इसके अलावा जो हमारा दूसरा है वो है बुद्धिज्म, और तीसरा है हमारा जैनिज्म। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों अपने अपने फॉर्म में है, अपने अपने रूप में है। बाहर से जो फॉरेनर्स आ रहे हैं उन्होंने
वैदिक रिलीजन के साथ साथ बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी अडॉप्ट किया। एक यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं या इस समय जो सोसाइटी में नए लोग ऐड हो रहे हैं, उनमें से मैक्सिमम ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। मैक्सिमम ने, सबसे ज्यादा उसमें लोगों ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। क्यों अडॉप्ट किया? इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो सोशल इक्वलिटी की बात करता है, समानता की बात करता है। बौद्ध धर्म में समानता की बात हुई है, तो बौद्ध धर्म में जो ये समानता है उसने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया। इसलिए मैक्सिमम लोगों ने यहां पर आकर बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, बुद्धिज्म के फॉलोअर बने। अब आप पूछोगे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों समानता की, ये क्वेश्चन नहीं आया है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों समानता की बात करते हैं, या आप लोगों को पता भी होगा, फिर मैक्सिमम लोग बुद्धिज्म के फॉलोअर क्यों बने? इसलिए बने क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो मध्यम मार्ग की बात करता है, मीडियम वे की बात करता है, और जैनिज्म जो है उसमें एक्सट्रीमिज्म है, अतिवाद है। मरना है तो भूखे रह के आपको मरना पड़ेगा। तो लोग जो है वो एक्सट्रीमिज्म को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लोग मध्यम मार्ग को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि रास्ता थोड़ा सा आसान हो तो उस पर चलना आसान होता है। तो इसलिए बुद्धिज्म के ज्यादा फॉलोअर इसलिए बने जैनिज्म के कंपैरिजन में, इसलिए क्योंकि बुद्धिज्म मध्यम मार्ग की बात करता है, जैनिज्म एक्सट्रीमिज्म की बात करता है, अतिवाद की बात करता है। इस वजह से इस समय के समाज में आने वाले लोग जो थे, जो पीपल थे, उनमें से मैक्सिमम पीपल ने अडॉप्ट किया है बुद्धिज्म को। तो ये था हमारा वैदिक एज का, सॉरी, ये था हमारा लेटर मॉडर्न एज का रिलीजन। हमने वैदिक एज को पढ़ा, उसमें क्या हुआ, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। हमने थोड़ा सा बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ी बहुत बातें डिस्कस करी, और जैन धर्म के बारे में कुछ बहुत ज्यादा खास यहाँ पर नहीं है। एक चीज और हमें ध्यान रखना है यहाँ पर, जो बुद्धिज्म के बारे में इंपॉर्टेंट है, वो है, आपने पढ़ा भी है पहले, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, और यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि महायान ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। हीनयान के कंपैरिजन में महायान ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। अब महायान ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है हीनयान के कंपैरिजन में, ये भी ध्यान रखना है आपको, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो महायान जो है वो हीनयान से ज्यादा सॉफ्ट है, आसान है। महायान हीनयान से ज्यादा सॉफ्ट है, आसान है। इस वजह से महायान ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, वहां महायान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, महायान में हमने पहले भी डिस्कस किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व। बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट, बोधिसत्व वे पीपल हैं जो खुद, ध्यान रखना है, बुद्धिज्म जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैं फिर से उसको एक बार समझा रहा हूं। मैंने पहले बहुत अच्छी तरह से आपको बताया था बोधिसत्व की कौन है, जो जिन्हें ज्ञान मिल गई है, द पर्सन हु अचीव्ड नॉलेज। जिन लोगों को निर्वाण मिल गई है, वो लोग दूसरों के निर्वाण को प्राप्त करने में दूसरों की हेल्प करते हैं। जिन लोगों को निर्वाण मतलब जिन लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जो जिन लोगों ने ज्ञान को अचीव कर लिया है, वो दूसरों के ज्ञान में हेल्प कर रहे हैं। दोज पीपल आर कॉल्ड बोधिसत्व। ऐसे लोग बोधिसत्व कहलाते हैं। तो बोधिसत्व जो कॉन्सेप्ट है वो है महायान का कॉन्सेप्ट। महायान में बोधिसत्व की अवधारणा है। तो ये वाला सेक्शन हमारा फिनिश हुआ, रिलीजन वाला सेक्शन। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, जो हमें थोड़ा बहुत डिस्कस करना है। आर्ट एंड कल्चर में हम यहाँ पर तीन तरह के आर्ट को डिस्कस करेंगे, गांधार आर्ट, मथुरा आर्ट एंड अमरावती आर्ट। ये डिस्कस करना यहाँ पर बहुत जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आर्ट एंड कल्चर या आर्ट एंड आर्किटेक्चर,
तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आप देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमने मूर्तियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने मूर्तियां बनाई हैं और हमने पेंटिंग किया है, चित्रकला, मूर्ति कला, स्कल्पचर एंड पेंटिंग, चित्रकला। इसी पीरियड में अजंता और एलोरा वाली जो केव्स हैं वो केव्स भी बनी थी। कई सारे काम वहां पर इस पीरियड में भी हुए थे, लेकिन अजंता और एलोरा को हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। अभी सिर्फ हम गांधार, मथुरा और अमरावती आर्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं गांधार आर्ट, गांधार कला। देखो 3 4 5 पॉइंट है, जिस पॉइंट को हमें समझ लेना है, हर चीज को याद नहीं करना है, समझना भी होता है कुछ चीजों को। गांधार कला, तो गांधार कला जैसे नाम से क्लियर है, इसका जो सेंटर होगा वो होगा गांधार। देखो मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, गांधार और कांधार में अंतर है। गांधार अफगानिस्तान में है और गांधार मॉडर्न पाकिस्तान में है। तो गांधार में एक खास तरह की, ये तीनों कला क्या है वास्तव में, ये तीनों कला है मूर्ति निर्माण कला, स्कल्पचर्स, है ना। इसमें क्या हुआ, हमने मूर्तियां बनवाई। तो इसमें क्या है, गांधार कला में जो मूर्ति बनाई गई है वो उसका सेंटर जो है वो है गांधार, सेंटर गांधार है, लेकिन इसका एक्सपेंशन सराउंडिंग पार्ट्स में हुआ है, निकटवर्ती क्षेत्रों में चले जाओगे तो आपका अफगानिस्तान का एरिया आ जाएगा, पाकिस्तान का एरिया आ जाएगा, इंडिया का एरिया आ जाएगा। तो गांधार कला, सेंटर गांधार और एक्सपेंशन इसका नेबरिंग पार्ट में हुआ है। अब इसमें ध्यान रखना है, इसमें हमने जो मूर्ति बनवाई है वो बुद्ध की मूर्ति बनवाई है। बुद्ध की मूर्ति हमने बनवाई है अलग अलग गेस्चर कहेंगे हम उसे, अलग अलग मुद्राओं में, स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इन डिफरेंट गेस्चर्स। बुद्ध की मूर्तियां अलग अलग मुद्राओं में बनवाई हैं। मतलब मुद्रा का मतलब यहां पर ये हो गया सिटिंग स्टाइल, मतलब बुद्ध अलग अलग कंडीशन में बैठे हुए हैं, कभी वो बैठे हुए हैं तो अलग अलग कंडीशन में बैठे हुए हैं, खड़े हैं तो वो अलग अलग कंडीशन में खड़े हुए हैं, इनको हम कहते हैं मुद्राएं। ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, कभी आर्ट एंड कल्चर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि अलग अलग गेस्चर क्या है बुद्धिज्म का, बौद्ध धर्म में बुद्ध का। तो सेंटर है गांधार और हमने मूर्ति बनवाई है बुद्ध की मूर्तियां इन डिफरेंट गेस्चर्स। तीसरी जो चीज है इसमें इंपॉर्टेंट वो है, इसको संरक्षण किसके द्वारा दिया गया, तो इसको पैट्रोनाइज्ड बाय इंडो ग्रीक्स एंड कुसानाज। इंडो ग्रीक और कुसानों ने इसे संरक्षण प्रदान किया। संरक्षण प्रदान करने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि उन राजाओं के समय में इसे बनवाया गया। तो पैट्रोनाइज्ड बाय इंडो ग्रीक्स एंड कुसानाज। अब इंडो ग्रीक ने इसे पैट्रोनाइज दिया था सबसे पहले, इसलिए इंडो ग्रीक जो थे वो ग्रीक के रहने वाले थे। इसलिए ध्यान रखना है कि इसमें जो बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाएंगी उनमें मूर्ति तो बुद्ध की होगी, लेकिन स्टाइल इसका कैसा होगा, स्टाइल ग्रीक स्टाइल में बनाई जाएगी, मतलब ग्रीक के जो गॉड होंगे उनकी तरह बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाएंगी। ध्यान रखना है, सब्जेक्ट में क्या हो गया, इंडियन सब्जेक्ट, भारतीय विषय होंगे, भारतीय विषय में कौन होंगे, बुद्ध होंगे, सब्जेक्ट इंडियन होगा, विषय भारतीय होगा और स्टाइल ग्रीक स्टाइल होगा, ग्रीक स्टाइल, यूनानी कला। तो बुद्ध की मूर्तियां यूनानी स्टाइल में बनाई जाएंगी। एक चीज और ध्यान रखना है, जो ग्रीक स्टाइल हमारा है उसे हम हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहते हैं, हेलेनिस्टिक, HELENISTIC, हेलेनिस्टिक, HELENISTIC, हेलेनिस्टिक आर्ट। ग्रीक आर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड हेलेनिस्टिक आर्ट। तो सब्जेक्ट इंडियन होगा, भारतीय होगा, बुद्ध की मूर्तियां बनाएंगे हम, लेकिन किस स्टाइल में बनाएंगे, ग्रीक स्टाइल में बनाएंगे। तो आप देखोगे कि बुद्ध की जो मूर्ति होगी, इस गांधार स्टाइल में बनी हुई मूर्तियां जो होंगी उसमें बुद्ध का जो मुखड़ा होगा वो गॉड
जो ग्रीक गॉड है वो अपोलो से मिलता जुलता होगा, है ना। तो एक लाइन यहां पर लिख लेते हैं हम, द फेस ऑफ बुद्धा वॉज क्रिएटेड लाइक ग्रीक गॉड अपोलो। द फेस ऑफ बुद्धा वॉज क्रिएटेड लाइक ग्रीक गॉड अपोलो, APPOLO। बुद्ध का चेहरा यूनानी भगवान अपोलो की तरह बनाया गया। तो सब्जेक्ट इंडियन स्टाइल ग्रीक, ग्रीक स्टाइल को हम हेलेनिस्टिक स्टाइल भी कहते हैं। बुद्ध की मूर्तियां ग्रीक गॉड अपोलो की तरह बनाई गई हैं। ग्रीक गॉड है एक अपोलो, इनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, अपोलो कौन से ग्रीक गॉड है, बस ये ध्यान रखना है कि ग्रीक गॉड है अपोलो। अब इस स्टाइल पर बहुत ज्यादा प्रभाव है, गांधार आर्ट का बहुत ज्यादा प्रभाव है। जैसे गांधार आर्ट का प्रभाव कैसे है, तो इसमें जो बुद्ध की जो बॉडी है उसमें मसल्स को दिखाया गया है, मांसपेशियां, मतलब बुद्ध मोटे तगड़े हैं, मसल्स। और जो कपड़े हैं क्लॉथ्स पे रिंकल्स हैं, सलवटें हैं, रिंकल्स इन क्लॉथ्स, कपड़ों पर सलवटें हैं। सलवटें ना, मोटे लोग होते हैं और कपड़े पहनते हैं तो कपड़ों पे सलवटें आ जाती हैं। भारत के गॉड के बारे में आपने देखा है ना, भारत के गॉड जो हैं वो कम कपड़े पहनते हैं। जो इंडियन वैदिक गॉड हैं उन वो कम कपड़े पहनते हैं। अब तो समय के साथ चेंज हो गया है सीन, अब हमने थोड़ा सा नए तरीके से गॉड को बनाया है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के गॉड कम कपड़े पहनते हैं। लेकिन जो बुद्ध को पहनाए गए हैं कपड़े, उसमें पूरे बॉडी पे कपड़े हैं, ऊपर भी ढका हुआ है, नीचे भी ढका हुआ है। बुद्ध बुद्ध को बहुत मोटा तगड़ा दिखाया गया है। बुद्ध उतने मोटे तो हो ही नहीं सकते कभी। आप सोचो कि वो है ना तपस्या कर रहे थे एक पेड़ के नीचे बैठ के, जहां पर वो बैठ के बस मेडिटेशन या जो भी करते रहते थे, तो खाना तो बहुत ज्यादा खाते नहीं होंगे, तो ऐसे हो नहीं सकते, इतने मोटे तगड़े नहीं हो सकते। फिर भी इस कला में उन्हें ऐसा मोटा तगड़ा दिखाया गया। मसल्स एंड रिंकल्स इन क्लॉथ्स। इसके अलावा जो बुद्ध के हेयर हैं वो करली हेयर्स हैं। ये सब कई बार आपको, ये मेंस का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेंस में भी कई बार इससे क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाते हैं। गांधार आर्ट पे आपको बताना है। तो बुद्ध के जो बाल हैं वो करली हेयर्स हैं, घुंघराले बाल हैं। और बुद्ध के सर के पीछे क्या है, एक हॉलो सिंबल जो है ना, वो आप देख रहा होगा भगवान के पीछे, सर के पीछे ऐसे कुछ चीजें चमकती रहती है, आभा उसे हम कहते हैं, आभा, हेलो, हेलो बिहाइंड हेड, सर के पीछे आभा। और इसके बारे में कहा जाता है कि यह अपनी प्रकृति में यथार्थवादी है, यथार्थवादी। दिस आर्ट वॉज रियलिस्टिक इन नेचर, अपनी प्रकृति में यथार्थवादी, रियलिस्टिक। इसको बनाने के लिए, इन मूर्तियों को बनाने के लिए हमने ब्लैक एंड नेवी ब्लू सैंडस्टोन का यूज किया है, काला और ब्लू पत्थर, बलुआ पत्थर, काला और नीला, ब्लैक एंड ब्लू। तो ये था हमारा गांधार आर्ट, कहाँ पर डेवलप हुआ, किसने संरक्षण दिया इसे, किस तरह से हमने इसमें बुद्ध की मूर्तियां बनाई हैं, बुद्ध की मूर्ति की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये अपने नेचर में कैसा है, ये अपनी प्रकृति में कैसा है, इसमें किस तरह के पत्थरों को हमने इस्तेमाल किया। ये था हमारा गांधार आर्ट। जो दूसरा आर्ट है हमारा, उसे हम कहते हैं मथुरा आर्ट। मथुरा आर्ट, तो जैसे नाम से क्लियर है, जो मथुरा आर्ट हमारा है वो सेंटर उसका क्या है, मथुरा। और पेट्रोनाइज्ड बाय कुसानाज, इसे कुसानों का संरक्षण मिला है।
इसमें कुषाणों ने इन मूर्तियों को संरक्षण दिया है, मतलब इस कला को संरक्षण दिया है। इसमें जो सब्जेक्ट है वो हमारा इंडियन है, ध्यान रखना है। सब्जेक्ट तीनों में हमारा इंडियन होगा। इसमें सब्जेक्ट इंडियन है। इंडियन सब्जेक्ट में अलग अलग जगह से हमने मूर्तियां बनाई हैं, जैसे वैदिक रिलीजन के गॉड को हमने बनाया, बुद्धिज्म के गॉड को हमने बनाया, जैनिज्म में हमने बनाया, एंड ह्यूमन स्कल्पचर भी हमने बनाया था, जैसे कुषाण की मूर्ति, सॉरी कनिष्क की मूर्ति। तो मथुरा आर्ट में जो सब्जेक्ट है वो इंडियन है, सब्जेक्ट है, विषय जो है वो भारतीय है। भारतीय विषय में पैट्रोनाइज किसने कराया था हाँ जी, सर? कौन? कुषाण, पैट्रोनाइज्ड बाय कुषाणाज। कुषाणों ने संरक्षण दिया था, पैट्रोनाइज्ड बाय कुषाणाज। और सब्जेक्ट क्या है? इंडियन सब्जेक्ट, भारतीय विषय। भारतीय विषय में कौन कौन से विषय हो जाएंगे? तो जो हमारा बेसिकली हमने धर्म से रिलेटेड मूर्तियां ही बनाई हैं, तो वैदिक रिलीजन से रिलेटेड मूर्तियां हमने बनाई हैं। बुद्धिज्म में बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां हमने बनाई हैं, बुद्ध और बोधिसत्व की। जैन धर्म में हमने जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई हैं। इसके अलावा हमने ह्यूमन स्कल्पचर भी बनाए हैं, ह्यूमन मूर्तियां भी बनाई हैं, मानवों की मूर्तियां। तो मथुरा कला में सब्जेक्ट, विषय इंडियन है। इंडियन विषय में वैदिक, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड ह्यूमन स्कल्पचर, मानव की मूर्तियां हमने बनवाई है। नेक्स्ट हमारा है जो स्टाइल, हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंडियन है और स्टाइल जो होगा वो भी इंडियन होगा। मतलब भारतीय तरीके से मूर्तियां बनाई गई हैं, भारतीय पद्धति से मूर्तियां बनाई गई हैं। इस पर किसी भी विदेशी कला का प्रभाव नहीं है। नो इन्फ्लुएंस बाय एनी टाइप ऑफ फॉरेन आर्ट। किसी भी विदेशी कला का इस पर प्रभाव नहीं है। तो हमारा विषय भी भारतीय है और हमारा रूप भी भारतीय है। इसमें हमने रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया है, लाल बलुआ पत्थर। पहले वाले में आपने देखा था ब्लैक एंड ब्लू, इसमें हमने लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया है। रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर का हमने इस्तेमाल किया है, और ये अपनी प्रकृति में स्पिरिचुअलिस्टिक है। स्पिरिचुअलिस्टिक का मतलब होता है आदर्शवादी। उसको हमने कहा था यथार्थवादी, या ध्यान रखना है वो जो हमने डिस्कस किया था गांधार आर्ट, या तो यथार्थवादी या भौतिकतावादी। यथार्थवादी या भौतिकतावादी, ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा स्पिरिचुअलिस्टिक, आध्यात्मिकतावादी। इसके सेंटर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे मथुरा एंड नेबरिंग पार्ट। तीसरा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अमरावती आर्ट। जैसे अमरावती नाम से क्लियर है, इसका सेंटर जो था वो अमरावती था, साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में अमरावती, पैट्रोनाइज्ड बाय सातवाहनाज। इसको संरक्षण सातवाहनों ने दिया। पैट्रोनाइज्ड बाय सातवाहनाज, इसको सातवाहनों का संरक्षण मिला। इसमें भी हमने, हमारा जो सब्जेक्ट था वो इंडियन सब्जेक्ट था।
इंडियन सब्जेक्ट में हमें वही सब ध्यान रख लेना है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैदिक गॉड जो होंगे वो ह्यूमन स्कल्पचर। सब्जेक्ट इंडियन होगा और स्टाइल जो होगा वो भी इंडियन होगा, भारतीय तरीके से वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म की मूर्तियां बनाई गई हैं या ह्यूमन की। इस आर्ट में हमने ध्यान रखना है, पहले वाले गांधार आर्ट में हमने ब्लैक एंड ब्लू सैंडस्टोन का यूज किया, दूसरे वाले में मथुरा आर्ट में हमने रेड सैंडस्टोन का यूज किया, इसमें हमने मार्बल्स का इस्तेमाल किया है, संगमरमर। इसमें हमने संगमरमर से मूर्तियां बनवाई हैं। ये भारत में यहाँ पर पहली बार मूर्तियों को बनाने में संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, मार्बल्स, व्हाइट मार्बल्स। ये था हमारा अमरावती आर्ट। ये 3 तरह के आर्ट हैं जिनसे एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको इसे ध्यान से याद रखना है कि किस प्री में भी आते हैं क्वेश्चन, मेंस में भी आते हैं क्वेश्चन, हर जगह पर क्वेश्चन आते हैं इससे, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। ध्यान से इसे समझना है, हमें याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आप इसे समझ लेते हो तो याद करना ज्यादा आसान हो जाता है और लंबे समय तक रिटेन रहता है। यही रीजन है कि आपने देखा होगा जिसका एक बार प्री क्वालिफाई हो जाता है उसका बार बार, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी में जिसका एक बार क्वालिफाई प्री हो जाता है उसका बार बार हो जाता है, एक दो एक्सेप्शन को छोड़कर। वो क्यों होता है? क्योंकि इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट जो हमारा क्लियर होता है वो हम भूलते नहीं है। फैक्ट हम भूल सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं भूलेंगे हम। तो ये 3 तरह के आर्ट थे, गांधार, मथुरा एंड अमरावती आर्ट। अब आप बताओ, आप लोगों को इसमें से कुछ पूछना है? अगर पूछना नहीं होगा तो ये टॉपिक हमारा लेटर मॉडर्न एज का टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है। अब हम इसके बाद गुप्ता एज में एंटर करेंगे। चलो, मुझे उम्मीद है कि आपने थोड़ा बहुत तो जरूर समझ लिया होगा, और अगर नहीं समझा होगा तो आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जब भी मैं मिल जाऊं आपको। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हो। तो ये हमारा, हमने हिस्ट्री का एक टॉपिक याद रखना है हमें। हिस्ट्री का जो हमारे पास टॉपिक है, पहला जो टॉपिक हमारा था वो हड़प्पन, सॉरी हमारा था जो था वो स्टोन एज, फिर हमारा था हड़प्पन सिविलाइजेशन, फिर हमारा था वैदिक एज, फिर हमारा था प्री मॉडर्न एज, मौर्यन एज और लेटर मौर्यन एज। इन सारे टॉपिक को हमने किया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, उसे हम कहते हैं गुप्ता एज, गुप्त काल। तो सबसे पहला पार्ट जो गुप्त काल में है वो है गुप्त काल की स्टडी करने के लिए हमारे पास सोर्स क्या क्या है, हमारे पास साधन क्या क्या है। गुप्त काल की स्टडी करने के लिए हमारे पास सोर्स क्या क्या है, हमारे पास साधन क्या क्या है। जैसे हम सबको पता है हमारे पास सोर्स जो होते हैं वो 2 ही तरह के होते हैं, इधर आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। यहां पर भी हमारे पास वही 2 चीजें हो सकती हैं, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स की, पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य में जो सबसे पहला होगा वो होगा अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। अभिलेख, तो अभिलेखों में कई सारे अभिलेख हैं, अलग अलग राजाओं ने जो अभिलेख लिखवाए हैं, एक बार उनके बारे में हम थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। अभिलेखों की बात करते हैं तो पहला जो होगा वो होगा हमारा प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। दूसरा हमारा होगा, दूसरा अभिलेख होगा हमारा मथुरा आयरन पिलर, मथुरा सॉरी मेहरौली, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख।
मेहरौली, मेहरौली दिल्ली में है, आपको पता ही है। मेहरौली में एक आयरन का पिलर मिला है हमें, जिसे रिलेट किया गया है चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य से। तो मेहरौली आयरन पिलर। दूसरा है हमारा, एक ही साथ लिखते हैं, एक ही राजा से रिलेटेड है। ऐसे पहले हमने प्रयाग प्रशस्ति को डिस्कस किया था, वो समुद्रगुप्त से रिलेटेड था। ये भी ध्यान रखना, इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। पहला हमारा जो भी हमने डिस्कस किया हुआ है प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त राजा का था। दूसरा हमारा है, दूसरा में हम 2-3 नाम लिखेंगे, सेकेंड में हम 2-3 नेम लिखेंगे। पहला मेहरौली आयरन पिलर, दूसरा मथुरा इंस्क्रिप्शन, और तीसरा है उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन, उदयगिरी गुफा अभिलेख, उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन, उदयगिरी गुफा अभिलेख। ये जो तीनों के तीनों हैं, मेहरौली, मथुरा एंड उदयगिरी, ये तीनों चंद्रगुप्त सेकेंड से रिलेटेड होंगे, रिलेटेड टू चंद्रगुप्त सेकेंड। मेहरौली, मथुरा एंड उदयगिरी। नेक्स्ट वन हमारा एक है बिलसंड इंस्क्रिप्शन, BILSAD बिलसंड इंस्क्रिप्शन। बिलसंड इंस्क्रिप्शन जो हमारा था वो था कुमार गुप्त का, कुमार गुप्त। ये सब रूलर होंगे जिनका नाम मैं बता रहा हूं, पहले स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, फिर कुमार गुप्त। सर फर्स्ट का समुद्रगुप्त है ना, फर्स्ट प्रयाग का में। हाँ जी, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति। सेकेंड का चंद्रगुप्त, थर्ड है बिलसंड इंस्क्रिप्शन, कुमार गुप्त। नेक्स्ट वन फिर हम 2-3 नाम एक साथ लिखेंगे, जैसे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। दूसरा है भीतरी इंस्क्रिप्शन, PHITARI भीतरी इंस्क्रिप्शन। ये दोनों है स्कंदगुप्त से रिलेटेड, जूनागढ़ और भीतरी, BHITARI भीतरी इंस्क्रिप्शन। ये दोनों के दोनों हैं हमारे स्कंदगुप्त से रिलेटेड। नेक्स्ट वन है हमारा एक एरन इंस्क्रिप्शन, AERON एरन इंस्क्रिप्शन। एरन इंस्क्रिप्शन जो है वो एक राइटर का नाम है जिनका नाम है भानुगुप्त, भानु, BHANU भानुगुप्त। भानुगुप्त का एरन इंस्क्रिप्शन। ध्यान रखना है, जो भानुगुप्त का एरन इंस्क्रिप्शन है वो भारत में सती सिस्टम का फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ सती सिस्टम इन इंडिया। भारत में सती प्रथा का पहला पुरातात्विक साक्ष्य। तो ये कुछ इंस्क्रिप्शन है, ये कुछ अभिलेख हैं। देखो, हम गुप्ता काल की स्टडी के लिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में जो हमारा पहला सोर्स है वो है हमारा इंस्क्रिप्शन, अभिलेख। हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी काल को जानने के लिए। तो ये कुछ अलग अलग राजाओं से रिलेटेड अभिलेख हैं जिनसे हमें अलग अलग बातों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास जो भानुगुप्त का एरन इंस्क्रिप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भारत में सती प्रथा की पहली पुरातात्विक व्याख्या करता है, फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ सती सिस्टम इन इंडिया, भानुगुप्त का एरन इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शंस थे, अभिलेख थे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सोर्स हमारा होगा आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जो दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमारा होगा वो होगा क्वाइंस, सिक्के। देखो, गुप्त शासक जो थे उन्होंने लार्ज अमाउंट में क्वाइन इशू किए, बड़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में इन्होंने सिक्के इशू किए। जो सबसे ज्यादा सिक्के इन्होंने पूरी हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में इन्होंने सबसे ज्यादा इन्होंने सिक्के इशू किए हैं, चलाए हैं, गोल्ड कॉइन। सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन गुप्तों के थे।
इसके अलावा गुप्तों ने सिल्वर के भी एंड कॉपर के भी कॉइन इशू किए, चांदी के और तांबे के सिक्के। सबसे ज्यादा इन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए हैं, सोने के सिक्के, और इसके अलावा इन्होंने चांदी के और कॉपर के, तांबे के सिक्के भी इन्होंने इशू किए हैं। अब सिक्कों के बारे में हम थोड़ी सी बातें, हम इकोनॉमी जब करेंगे गुप्त काल की इकोनॉमी, तो हम वहां पर सिक्कों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। एक दो चीजें हम यहाँ पर मान लेते हैं। जो कॉइन्स हैं हमारे, गुप्ता कॉइन्स हैं, वो गुप्ता कॉइन्स हमें गुप्त काल की इकोनॉमी और गुप्त काल के रिलीजन की हमें जानकारी मिलती है। मतलब जानकारी तो कई सारी मिलती है इससे, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो इकोनॉमी की और रिलीजन की। जैसे इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, तो जैसे सबसे ज्यादा सिक्के इशू किया, इसका मतलब है कि इस पीरियड की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, इकोनॉमिक कंडीशन वाज गुड। सबसे ज्यादा सिक्के इशू किए गए, वो भी गोल्ड कॉइन। तो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी थी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स कि जब हम गोल्ड कॉइन की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि गुप्त काल के स्टार्टिंग में उनकी प्यूरिटी ज्यादा थी, और गुप्त काल के लास्ट में उनकी इम्प्यूरिटीज ज्यादा आने लगी उसके अंदर। मतलब गुप्त काल के प्रारंभिक चरण में सिक्के ज्यादा शुद्ध थे, और गुप्त काल के अंतिम चरण में सिक्कों में अशुद्धियां आने लगी। गुप्त काल के जो कॉइन्स हैं, गोल्ड कॉइन्स, हम उनकी बात कर रहे हैं कि गुप्त काल के जो गोल्ड कॉइन्स थे वो स्टार्टिंग फेज में, मतलब स्टार्टिंग फेज का मतलब हो गया स्कंदगुप्त के समय तक। स्कंदगुप्त हम देखेंगे, आगे के राजा हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय तक सिक्के में इम्प्यूरिटीज कम है, प्यूरिटीज ज्यादा है। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद धीरे धीरे इम्प्यूरिटीज बढ़ने लगी, अशुद्धि बढ़ने लगी। तो इससे ये भी रिप्रेजेंट होता है, शो होता है कि स्टार्टिंग में गुप्त काल की इकोनॉमी ज्यादा अच्छी थी, लेटर फेज में उसकी इकोनॉमी में डिक्लाइन आया होगा। मतलब गुप्त काल की बात, अगर हम कॉइन्स की बात करते हैं, कॉइन्स जो हमें इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्टार्टिंग एंड लेटर फेज ऑफ गुप्ता एज। स्टार्टिंग फेज में हमने देखा कि उनके पास इम्प्यूरिटीज कम है, तो इकोनॉमिक कंडीशन ज्यादा अच्छी है। लेटर फेज में इम्प्यूरिटीज ज्यादा है, तो इकोनॉमिक कंडीशन का डिक्लाइन हुआ है, पतन हुआ है। इसके अलावा जो कॉइन्स हैं, उन कॉइन्स पर अगर किसी देवता की, किसी गॉड की मूर्ति बनी हुई होती थी, तो वो उसके बनाने वाले के रिलीजियस व्यू को भी रिप्रेजेंट करता था। जैसे समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर कुछ इस तरह की चीजें बनवाई है, तो उससे उस राजा के रिलीजियस व्यू का भी पता चलता है। इसके अलावा जो गुप्त रूलर्स हैं, उन्होंने कुछ अमाउंट में, थोड़े से अमाउंट में सिल्वर कॉइन भी इशू किए, चांदी के सिक्के भी। लेकिन चांदी के सिक्के बहुत कम है, ध्यान रखना है हमें, सिल्वर कॉइन बहुत कम है। हम आगे पढ़ेंगे सिल्वर कॉइन के बारे में, सिल्वर कॉइन कैसे इशू करे गए हैं। सिल्वर के कॉइन बहुत कम है, और सबसे कम है, एक बार ये ऑर्डर में भी अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन, फिर सिल्वर कॉइन एंड फिर कॉपर कॉइन। कॉपर कॉइन के बहुत ही कम एविडेंस मिले हैं गुप्त काल में, बहुत ही कम। बहुत ही कम का मतलब हो गया ऐसे ही 8-10। तो क्वाइंस, गुप्ता क्वाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री को रीराइट करने के लिए, हिस्ट्री के पुनर्लेखन के लिए गुप्तकालीन सिक्के बहुत महत्वपूर्ण है। वो ना सिर्फ उसके इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ साथ वो उसके रिलीजियस व्यू को भी रिप्रेजेंट करता है। सिक्कों में हमने गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन एंड
कॉपर कॉइन को स्टडी किया है। तो ये हमारा हो गया, हमारे हो गए कॉइन्स आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में। तीसरा जो हमारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो जाएगा वो हो जाएगा इस पीरियड के टेम्पल्स, मंदिर। इस पीरियड में ऐसा कहा जाता है कि पहली बार मंदिर बनाए गए या नहीं बनाए गए या इससे पहले भी बनाए गए, लेकिन हमारे पास जो एविडेंस है आज मंदिर के, उसमें जो सबसे ओल्डेस्ट है वो गुप्त काल का ही, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल्स, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल्स हम उसे कह सकते हैं। मतलब सबसे पुराने जो अभी भी बचे हुए हैं वो गुप्तकालीन मंदिर है। देखेंगे कि गुप्तकालीन मंदिर हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं, इन सब चीजों को भी हमें पढ़ना है। तो ये भी एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है हमारा। और भी कई तरह के आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो सकते हैं हमारे लिए, जिनको हम धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे तो अपने आप आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो गुप्त काल की स्टडी करने के लिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, पुरातात्विक साक्ष्य। अब गुप्त काल की स्टडी करने के लिए लिटरेरी एविडेंस, लिखित साक्ष्य। तो लिखित साक्ष्य को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इंडियन एंड फॉरेन। अब ये क्या क्या है, इनको हम जब गुप्ता पीरियड में जब हम लिटरेसी पढ़ेंगे, या लिटरेसी नहीं सॉरी, जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो हम वहां पर पढ़ेंगे कि गुप्त काल में कौन कौन सी बुक लिखी गई है। बहुत सारी बुक लिखी गई है जिससे हमें गुप्त काल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। गुप्त काल की स्टडी करने के लिए जो लिटरेरी सोर्स है वो बहुत रिच है, बहुत समृद्ध है। लेकिन फिर हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम लिटरेरी सोर्स पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, तो हम उसे क्या करते हैं, वेरीफाई करवाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स के साथ। तो यहां पर हमारे पास लिटरेरी सोर्स भी है एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी अवेलेबल है, लिखित साक्ष्य भी है और पुरातात्विक साक्ष्य भी है। तो हमारा ये टॉपिक था, पहला टॉपिक, गुप्त काल का पहला टॉपिक, गुप्त काल की स्टडी करने के लिए रिसोर्स, संसाधन। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है वो होता है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ गुप्ता एज, गुप्त काल का राजनीतिक इतिहास। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द गुप्ता एज, गुप्त काल का राजनीतिक इतिहास। पहले हमने रिसोर्स को स्टडी किया, इस पीरियड के स्टडी के लिए क्या क्या रिसोर्स हैं। कुछ रिसोर्स को मैंने छोड़ा है यहाँ पे, जो हम समय के साथ अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो गुप्त काल के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। अब पॉलिटिकल पार्ट पे आ जाते हैं। तो गुप्त डायनेस्टी को स्टैब्लिश किसने किया, ये एक डिस्प्यूट, लेकिन फिर भी हमें एक नाम मिलता है जिस पर हमें भरोसा करना चाहिए, और वो पर्सन है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। अब यहाँ पर फिर से मैं एक बात कह रहा हूं आपको, डेट्स नहीं हमें पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री में डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए श्रीगुप्त कब से कब तक राजा रहे ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ हमें उनके कामों को पढ़ना है कि उन्होंने कुछ खास काम किया है या नहीं किया है। तो श्रीगुप्त के बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि उन्होंने क्या काम किया, क्या नहीं काम किया है। कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि वो कुषाणों के फ्यूडल्स रहे होंगे, सामंत रहे होंगे। जो भी है हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे। श्रीगुप्त के बाद दूसरा जो राजा है उसका नाम है घटोत्कच गुप्त। घटोत्कच, मुझे उम्मीद है कि आप लिख लोगे, घटोत्कच। बस इस घटोत्कच को आपको भीम से रिलेट नहीं करना है, ध्यान रखना है, नहीं तो ऐसा ना हो कि घटोत्कच को भीम से रिलेट कर दो, भीम का सन घटोत्कच। तो सेकेंड जो हो गए हमारे, हो गए घटोत्कच। फर्स्ट श्रीगुप्त। घटोत्कच के बारे में भी हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं है कि घटोत्कच
ने क्या कुछ खास काम किया है या नहीं किया है, या ऐवे बैठे रहे। तीसरे जो रूलर होंगे वो होंगे चंद्रगुप्त। ध्यान रखना है हमें, हम चंद्रगुप्त को करके इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे आज के लिए। आगे भी चंद्रगुप्त होंगे, उनसे हमें इन्हें उन बचाने के लिए हमें इनको चंद्रगुप्त फर्स्ट कहना पड़ जाएगा, है ना। तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट है। इनके बारे में 3-4 चीजें हैं इंपॉर्टेंट, बस वो समझ लेना है। पहला, इन्होंने एक कैलेंडर इशू किया जिसे हम कहते हैं गुप्त संवत 319 AD। ये एक डेट याद है, इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है। 319 AD गुप्त संवत, ही स्टार्टेड अ न्यू कैलेंडर, उन्होंने नया पंचांग बनाया, गुप्त संवत। सेकेंड, इन्होंने महाराजा धीराज की टाइटल ली, ही अडॉप्टेड महाराजा धीराज टाइटल, उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली। महाराजा धीराज की जो टाइटल है वो ये बताती है, या उससे हमें ये बात पता चलती है कि इससे पहले किसी ने महाराजा धीराज की टाइटल नहीं ली थी। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं, या हिस्टोरियंस ये कहते हैं, कि इससे पहले जो दोनों रूलर होंगे वो किसी के फ्यूडल होंगे, सामंत होंगे। लेकिन चंद्रगुप्त ने अपना एक्सपेंशन किया, या वो अब फ्यूडलिज्म से फ्री हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो ही अडॉप्टेड महाराजा धीराज टाइटल, ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी हु अडॉप्टेड महाराजा धीराज टाइटल। तो इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से शादी की। लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी, आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि लिच्छवी एक प्रेस्टिजियस डायनेस्टी होती रही है हमेशा से हिस्ट्री में, एक प्रेस्टिजियस डायनेस्टी थी। तो एक बार बहुत पहले बिंबिसार ने भी शादी करी थी लिच्छवी प्रिंसेस से। यहां पर भी जो चंद्रगुप्त हैं उन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से शादी करी। नेक्स्ट, मतलब तीसरी चीज हो गई, उन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से शादी करी थी। अभी शादी से क्या फायदा हुआ, इनकी प्रतिष्ठा थोड़ी सी बढ़ गई थी, क्योंकि लिच्छवी प्रिंसेस जो लिच्छवी डायनेस्टी थी वो एक प्रेस्टिजियस डायनेस्टी थी। फोर्थ, ये पहले गुप्ता रूलर हैं जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए। ही इश्यूड गोल्ड कॉइन, ही वाज द फर्स्ट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी हु इश्यूड गोल्ड कॉइन्स। ये गुप्त काल के पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए। और एक चीज और ध्यान रखना है हमें कि ये जो गोल्ड कॉइन होते थे उसमें से कुछ गोल्ड कॉइन पर कुमार देवी लिखा हुआ था। कुमार देवी इंस्क्राइब्ड इन सम गोल्ड कॉइन्स ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त प्रथम के कुछ सिक्कों पर कुमार देवी लिखा हुआ था। कुमार देवी लिखा हुआ था। मतलब कुमार देवी का लिखा होना लिच्छवी के इंपोर्टेंस को दिखाता है। लिच्छवी डायनेस्टी बहुत इंपोर्टेंट है, जिससे उन्होंने शादी करी है कुमार देवी से, वो कुमार देवी भी बहुत इंपोर्टेंट हुई, जिसका नाम उन्होंने कॉइन्स पे लिखवाए हैं, कुछ कॉइन पे। ये 4 पॉइंट इनके बारे में इंपोर्टेंट है, 4 या 5 जो भी हैं। पहला, इन्होंने नया कैलेंडर चलाया। जब इनका कोरोनेशन हुआ था उसी दिन से माना गया है, राज्याभिषेक जब हुआ था, जब ये राजा बने थे, तो नया कैलेंडर इन्होंने गुप्त संवत स्टार्ट किया 319 AD। इन्होंने महाराजा धीराज की टाइटल ली है, महाराजा धीराज की उपाधि ली है। इन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी के साथ शादी की, जिससे इनकी प्रतिष्ठा थोड़ी सी बढ़ गई। एंड लास्ट, इन्होंने अपनी जो क्वीन होती थी कुमार देवी, उसका नाम इन्होंने कॉइन्स पे लिखवाया है, कुछ गोल्ड कॉइन पे। ध्यान रखना है, सभी पे नहीं लिखवाया है, कुछ गोल्ड कॉइन पे। इंस्क्राइब्ड एट सम गोल्ड कॉइन्स।
इनकी जो टेरिटरी थी, लास्ट पार्ट है इसका, इनकी जो टेरिटरी थी वो बिहार एंड ईस्टर्न यूपी तक थी। मतलब ईस्टर्न यूपी से मान लो आप जो इलाहाबाद, बिहार का एरिया, और यूपी के अंदर इलाहाबाद, और ऊपर वाला जो एरिया होगा वहां पर अयोध्या, जैसे आज फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट आप कहते हो, यहां तक इनकी टेरिटरी थी। बिहार का टोटल एरिया, बिहार मॉडर्न बिहार, मतलब बिहार का मतलब हो गया बिहार और झारखंड एंड बंगाल, उस समय का बिहार ये था। उस समय का जो बिहार होगा वो बिहार होगा बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, ये उस समय का बिहार था। तो वो वाला पूरा एरिया, एंड इधर वेस्ट में हम चले जाएंगे तो इलाहाबाद तक, और नॉर्थ वेस्ट में हम चले जाएंगे तो अयोध्या तक। ये इनकी टेरिटरी थी। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे करते हैं।